गरीब माँ चूड़ियां वाली। मनोरमा एक पुरानी पेशेवर मनिहारन है। उसकी चूड़ियों की दुकान बरेली के बाजार में सबसे मशहूर है, जहां दिन भर औरतों की भीड़ खचाखच भरी रहती है। मनिहारिन के साथ वह 5 बेटियों की माँ भी है। बाजार उठने लगा है। अब मुझे भी घर जाना चाहिए। मेरी 5 बेटियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। जैसे ही मनोरमा घर पहुंचती है तो उसकी 5 बेटियां चूड़ी बना रही होती हैं। तभी मनोरमा की सबसे बड़ी बेटी अंजलि उठ खड़ी होकर अपनी माँ से पानी की पुछाहट करती है। अरे माँ, आप आ गई? बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। दीदी, लगे हाथ खाना भी लेते आना। अरे, आज फिर तुम 5 ने मेरे इंतजार में खाना नहीं खाया? माँ, आपके बिना हम कभी खाना खाते हैं क्या? अंजलि बड़ी सी थाली में खाना लेकर रसोई से बाहर आती है, जहाँ खाने की थाली में भरी पूरी से भरी स्वादिष्ट दाल सब्जियां देखकर मनोरमा की बूढ़ी आंखों के आगे बीते हुए कल की झलक उभर आती है। आखिर कैसे 5 बेटियों की मां आज बरेली के बाजार की एक नामचीन चूड़ी वाली बनी? ये जानने के लिए हमें कहानी को मानिकपुर की मिट्टी से जोड़ना होगा, 20 साल पहले। अरे मनोरमा बिटिया, कितनी दफा कहा है ना तुझसे कि अपनी नाजुक हथेलियों को चूड़ियां पकाने की भाड़ भट्टी में न झोंका कर। वो क्यों? मगर जब मेरे बाबा चूड़ी बना सकते हैं तो उनकी बेटी क्यों नहीं? क्योंकि बेटी, तुझे इतनी कड़ी मेहनत करते देखकर मेरा जिया जलता है। क्या फायदा मुझ मनिहारे के इतनी मेहनत का जो मैं तुझे मदरसे न भेज सका, वरना आज तेरी कोमल हथेलियां चूड़ी बनाने की बजाय कलम चला रही होती। भगवान ने तेरी भी किस्मत किसकी कलम से लिखी है, तभी तो तुझे मुझ जैसे गरीब मनिहारे के गरीब खाने में भेज दिया। बाबा, फिर कभी ऐसा ना कहना। मुझे नाज है अपने मनिहारे बाबा पर, जिन्होंने माँ के जाने के बाद मुझे दोनों का प्यार दिया। मनोरमा हमेशा अपने मधुर शब्दों की तालीम से सभी के दिल में छवि छोड़ जाती है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हर दिन चूड़ियां बनाते वक्त कई चूड़ी को चकनाचूर होते देखती थी, जो उसे सीधे तौर से रिश्तों से जोड़ता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर कुछ दिन के बाद उसके घर को जैसे नजर लग गई। जब नारायण को कैंसर जैसे बड़े रोग ने घेर लिया, वह सारा दिन बिछौने पर पड़ा खांसता रहता। फिर एक रात, इससे पहले कि मैं अपनी आंखें मूंदूं, मुझे मनोरमा की शादी कर देनी चाहिए। अगली ही भोर नारायण रिश्ते की खोजाहट के लिए दूसरे गांव निकल पड़ा, जहां उसकी भेंट अपने ही जात बिरादरी के कमलेश नाम के चूड़ी वाले से हुई। नारायण ने अपने जीवन भर कमाया सब कुछ न्यौछावर करके बड़े गाजे बाजे के साथ अपनी बेटी की चट मंगनी पट ब्याह करके विदा कर दिया। जा मेरी लाड़ो, तेरा बाबुल तुझे दिल की गहराइयों से दुआ देता है कि जो गरीबी तुझे मायके में झेलनी पड़ी वो तुझे ससुराल में न मिले। अपना ख्याल रखना बाबूजी। नारायण ने अपनी भली सोचाहट से मनोरमा की शादी तो कर दी, मगर उसने कहाँ सोचा था कि उसकी गरीब चूड़ी वाली बेटी के भाग्य में पहाड़ जैसा दुख भोगना लिखा है। 2 दिन बाद नारायण का स्वर्गवास हो जाता है। वहीं मनोरमा पिता के दिए सुख स्मृति को याद करके अपने शादी का सफर भी शुरू करती है। दिन, सप्ताह और महीने के मंजर में गुजरते गए। इसी बीच 5 साल बीत गए और मनोरमा 5 बेटियों की मां बन गई, जिसके बाद कमलेश हर दिन मनोरमा पर कुड़कुड़ाता रहता। धीरे धीरे यह खटपट झगड़े का जड़ पकड़ने लगी और एक दिन, तंग आ गया हूं मैं। अब तेरी 5 बेटियां आफत की पुड़िया बन गई हैं। जब देखो दिन रात किल 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 ये रहती हैं। अजी ऐसा मत कहो, ये 5 आपकी भी तो बेटियां हैं। अरे तेल लेने गई तू और तेरी 5 बेटियां। मेरे लिए ये 5 बस कबाहट हैं। अब मैं तुम सबका पेट नहीं पालने वाला। चल फूट इन्हें लेकर। अरे इतने बेरहम बाप ना बनो। इस पूस के जाड़े में कहाँ लेकर जाऊंगी मैं गरीब माँ अपनी 5 बेटियों को? जहन्नुम में जा, मगर मेरा पीछा छोड़। पत्थर दिल कमलेश अपनी पत्नी और उसकी 5 बेटियों को घर से खदेड़ देता है। 5 साल की अंजलि, सिया और साइली का हाथ पकड़कर माँ के साथ चल देती है। मनोरमा अपनी दोनों हथेलियों में अपनी छोटी बेटियों को बहती हुई बर्फीली बयार से लुको रही होती है। कुछ दूर चलते चलते उनके कदम बिछे हुए पाइपलाइन के पास पहुंच जाते हैं। माँ, हमें बहुत
जोरों की ठंड लग रही है, हमें भी अपने आंचल में लुको लो। मेरी बच्चियों, चलो उस पाइपलाइन में चलकर छुप जाते हैं। इसके बाद मनोरमा पांचों बच्चियों के साथ पाइपलाइन में छिपकर खुद रात भर जाग कर अपनी 5 बेटियों को सुलाती है। भोर तक पाइपलाइन की जमीन पर बर्फ की पपड़ी चढ़ जाती है। तभी ठंड से ठिठुरती हुई अंजलि घर जाने की बात जाहिर करती है। माँ, इस पाइपलाइन में बहुत ठंड लग रही है, चलो ना घर चलते हैं। मेरी बच्चियों, आज से यह पाइपलाइन ही हमारा घर है। जब तक कि तुम्हारी गरीब माँ ठंड से बचने का कोई और ठिकाना नहीं ढूंढ लेती, हम यहीं रहेंगे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी मनोरमा कहती है, मैं इस तरह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। मुझे अपनी 5 बेटियों के भरण पोषण के लिए मेहनत करनी होगी। अब मैं अपने हाथों से बसे चूड़ी बनाने के इल्म का इस्तेमाल करूंगी। इस तरह लाख मुसीबत में घिरने के बाद भी वह गरीब चूड़ी वाली अपने उखड़े हुए कदमों में भी बिना भ्रमित हुए एक बार फिर चूड़ी बनाना शुरू करती है। वह ठंड की मार झेलकर दिन भर पाइपलाइन के बाहर बैठकर चूड़ी बनाकर उन्हें एक बोरी पर सजाकर बेचती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल हरी पीली चूड़ी। अरे चांदनी, देखना ये मनिहारिन कितनी मन भावनी चूड़ियां बेच रही है। चलना चूड़ी खरीदते हैं। अरे ओ चूड़ी वाली, कैसे रुपए दर्जन दे रही हो ये कांच की चूड़ियां? सब चूड़ियां अलग अलग भाव की हैं। ये हरी प्लेन चूड़ी 20 रुपए दर्जन है और ये नग वाली चूड़ियां 25 रुपए दर्जन है और ये शाखा पोला चूड़ी 100 रुपए सेट है। अरे वाह, जितनी अच्छी तुम्हारी चूड़ियां हैं उतनी ही सस्ती भी। मुझे एक सेट ये शाखा पोला और बाकी 2-2 दर्जन ये लाल हरी और पीली चूड़ी कर दो। और मेरे लिए लाल और पीली का एक सेट बना दो। जी बहन जी, अभी दिए देती हूँ। अब गुजरते दिनों के साथ बहुत सी औरतें उस गरीब चूड़ी वाली से खास चूड़ियों की खरीदारी के लिए आने लगी। समय गुजरता गया। इस बीच उस गरीब चूड़ी वाली की 5 बेटियों के लड़खड़ाते कदम भी संभल गए और उसने चूड़ी बेचकर जोड़ी हुई जमा पूंजी से पाइपलाइन से निकलकर एक भाड़े का घर खरीद लिया और कोहरे की छिटकी चादर में हर भोर माथे पर चूड़ी की टोकरी लेकर गांव-गांव में चूड़ी की फेरी करने निकल पड़ती है। चूड़ी, सुंदर सुंदर कांच की चूड़ी, लाल पीली हरी चूड़ी, अरे चाची और ले जाओ मनभावन चूड़ी। धीरे धीरे गांव के घर घर में उस गरीब चूड़ी वाली की चूड़ियों को पहचान मिलने लगी, जिससे उसकी कमाई के सकरे रास्ते सीधे होने लगे और उसने चूड़ी की एक दुकान खोल ली, जहां अंजलि हर दिन उसकी मदद करती। पता है माँ, आज मैंने और प्रीति दीदी ने अंजलि दीदी से चूड़ी बनाना सीखा। अब आपकी बिटिया भी चूड़ी बनाने में आपका हाथ बटाएंगी ताकि आपको आराम मिल सके। जुग जुग जियो मेरी प्यारी बेटियों, तुम 5 ही तो इस गरीब माँ की हिम्मत हो। इसी तरह गरीब चूड़ी वाली ने अपने बरसों के संघर्ष के बाद सफलता हासिल कर ली और मेहनत के पहले कदम के ठीक 13 साल बाद उसकी चूड़ियां बरेली के बाजार की सबसे बड़ी हस्तशिल्प की गिनती में आंकी जाने लगी। ये थी एक गरीब चूड़ी वाली के मेहनत की चमक सीप की मोतियों के जैसे चारों ओर बिखर गई। माँ, माँ, क्या हुआ? किन भूली बिसरी यादों में खो गई? कुछ नहीं अंजलि बिटिया, बस बीते बुरे दिन याद आ गए। माँ, भूल जाओ उन बुरे दिनों को। वह दिन हमसे कोसों दूर जा चुके हैं। आज हमें गर्व है आप पर। आपका साथ हमारे सर की छत है। हाँ माँ, ये आपके हाथों का बेहतर हुनर ही था जो आपने गरीबी के दलदल से खुद को बाहर उभरने का जज्बा मिटने न दिया और अपनी कला को चूड़ियों की बनावट में कूट कूट कर भर दिया, जिस कारण आज हम ये अच्छा दिन देख रहे हैं। ओहो, आप सभी कितनी बातें करते हैं। चलिए खाना खाते हैं, वरना मेरे पेट में चूहे खलबल ही मचाने लगेंगे। उमा की ये बात सुनकर सभी का भीगा चेहरा खुशी से खिल उठता है और सभी एक साथ हंसते खेलते हुए खाना खाते हैं। मगर कमलेश की कड़वी यादें आज भी मनोरमा के मन में जस की तस बनी हुई है। सच है साथियों, मगर जीवन उस गहरी तराई की तरह है जिसमें उठने वाली दुख की आंधी अक्सर सुख के ठहराव को दुख, दर्द और गरीबी के सैलाब में बदल देती है। अनाथ बहनों का कटहल ढाबा। राधिका और रूबी अपने माता पिता के साथ जौनपुर गांव के एक पुराने से घर में रहती थी, जिसके बड़े से आंगन में एक बड़ा सा कटहल का पेड़ तने खड़ा था
उनके माता पिता कटहल बेचकर अपना गुजारा चला रहे थे। उनके घर में खुशियों का बसेरा हुआ करता था, मगर नियति ने उनके घर पर ऐसा चक्र चलाया कि एक रोज कटहल बेचकर घर लौटते वक्त तेज तूफान उठता है, जिसे देख केवट राम कहता है, अरे जल्दी करो धनिया, देखो तेज तूफान उठ गया है, लगता है भारी बरसात होने वाली है। दोनों जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ ही रहे थे कि जोर जोर से बारिश होने लगी और चक्रवाती बवंडर के झोंके से बिजली का खंभा उनके ऊपर गिर पड़ा। बिजली के झटके के कारण दोनों दंपत्ति छटपटाने लगते हैं। बचाओ, अरे कोई बचाओ हमें, अरे बचाओ। केवट के लाख चीखने पर भी मदद के लिए कोई नहीं आता और वह तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। इस तरह एक ही झटके में दोनों बहनें अनाथ हो जाती हैं। माँ, बाबूजी, आंखें खोलिए, आप अपनी बेटियों को यूं मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अरे चुप हो जा रूबी बिटिया, अगर तू ही ऐसे आंसू बहाएगी तो अपनी छोटी बहन को कैसे संभालेगी। कुछ देरी के बाद गांव के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर दोनों अनाथ बहनों के आंखों से बहते आंसू की बरसात थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मगर कहते हैं किसी के चले जाने से जीवन कहाँ रुकता है। एक दिन जब रूबी आंगन में बैठी थी तभी राधिका कहती है, रूबी दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मगर ना तो घर में खाने को कुछ बचा है ना बनाने को। क्या माँ बाबूजी के जैसे हम भी मर जाएंगे? नहीं राधिका, हम जिएंगे। अब माँ बाबूजी के बदले हम कटहल बेचेंगे। फिर दोनों बहनें कटहल के गांच से कई सारे कटहल तोड़कर उन्हें बेचने के लिए बाजार निकल पड़ती हैं। कटहल ले लो कटहल, ताजे कच्चे कटहल, कोफ्ते वाले कटहल। आओ आओ कमला काकी, आओ मंदा मौसी, ले जाओ पेड़ के तोड़े ताजे कच्चे कटहल, एकदम मंदे में। दोनों बहनें भूखे प्यासे सारा दिन कटहल बेचने के लिए लोगों को बुलाहट लगाती हैं, मगर उनके एक भी कटहल नहीं बिकते। दोनों बहनें निराश होकर घर लौटती हैं। दीदी, किसी ने भी हमारे एक भी कटहल नहीं खरीदे, अब बिना पैसे के हम क्या खाएंगे? चिंता मत कर राधिका, हम कल फिर कोशिश करेंगे। दोनों बहनें अगले दिन फिर कटहल बेचने निकल पड़ती हैं, मगर इस बार भी कोई उनके कटहल नहीं खरीदता। कल से हम कटहल बेचने नहीं जाएंगे राधिका, बल्कि कटहल खाने वाले लोग खुद चलकर हमारे आंगन में आएंगे। मगर वो कैसे दीदी? क्योंकि मैंने सोचा है कि हम अपने कटहल के पेड़ के नीचे ढाबा खोलें, जहां हम दोनों बहनें कटहल की सब्जी रोटी बनाकर बेचेंगी। माँ ने मुझे कटहल की सब्जी, कोफ्ते, पकौड़े बनाना सिखाया था, शायद वो इसी दिन के लिए था। दोनों बहनें कटहल के पेड़ के चारों ओर लकड़ी की बनी टेबल कुर्सी लगा देती हैं, जिसके बीच में वह मिट्टी का चूल्हा बनाकर कटहल की सब्जी रोटी बनाकर ग्राहकों के आने का इंतजार करती हैं। दीदी, अब तक कोई भी हमारे कटहल ढाबे पर खाना खाने नहीं आया। भगवान पर भरोसा रखो राधिका, आज हमारे ढाबे का पहला दिन है ना। काफी देर के बाद भूपेंद्र नाम का एक नौजवान उनके आंगन में खड़ा खटखटाता हुआ कहता है, अच्छा, तो ये खाने की खुशबू इस आंगन से आ रही है। जरा सुनो बहन, ये ढाबा है क्या? हाँ भैया, हम दोनों बहनों ने नया ढाबा खोला है। हमारे कटहल ढाबे पर आपका स्वागत है। जल्दी से खाने की एक थाली लगा दो, भूपेंद्र को बहुत भूख लगी है। रूबी जल्दी से भूपेंद्र को कटहल की सब्जी, गर्मा गर्म रोटी परोस देती है। जैसे ही भूपेंद्र कटहल की सब्जी और रोटी का एक कौर खाता है तो दोनों बहनों की बड़ी बड़ाई करते हुए कहता है, हाँ हाँ भाई, वाह क्या स्वादिष्ट कटहल की सब्जी बनाई है। अरे भाई, खाकर मजा आ गया, स्वाद तो एकदम मुंह में घुल मिल गया। शुक्रिया भैया। ग्राहक के मुंह से अपने कटहल ढाबे की बड़ाई सुनकर अनाथ बहनों की आंखों में बड़ी आशा जाग उठती है। दोनों बहनें रोजाना भोर की पहली किरण के साथ जागकर पेड़ से बिखरे पत्तों को साफ करके तोड़े हुए कटहल को काटने में जुट जाती हैं। राधिका, सिर्फ कटहल की सब्जी उस ग्राहक को इतनी पसंद आई है, आज से हम कटहल की अलग अलग थाली बनाएंगे, जैसे कटहल कोफ्ता चाय और कटहल के पकौड़े, कटहल बिरयानी। इससे ग्राहक में हमारे ढाबे पर आने की ललक बढ़ेगी। ठीक है दीदी, मैं कटहल के पकौड़े बनाती हूँ और आप कोफ्ते बनाओ, इससे ढाबे का काम बढ़ जाएगा। दोनों बहनें मिलकर बांटकर कटहल ढाबे का काम करती हैं, जिसके कुछ ही देर के बाद ढाबे पर लोग आने शुरू हो जाते हैं। अरे बहन, मुझे पहचाना? मैं कल तुम्हारे कटहल ढाबे पर आया था। मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त भी तुम्हारे ढाबे के खाने का स्वाद चखे। जल्दी से 2 थाली लगा दो। अचानक भूपेंद्र के दोस्त राजीव की नजर ढाबे के ऊपर तने कटहल के पेड़ पर पड़ती है और वह गुस्से से फुसफुसाता हुआ कहता है,
अरे भूपेंद्र, ये कैसा 2 कौड़ी का ढाबा है जहाँ बैठने के लिए कुर्सी की जगह लकड़ी की लंबी कुर्सी लगा रखी है। ऊपर से दोनों बहनें इतनी कम उम्र की हैं। अरे इन्हें तो शुद्ध से खाना बनाना भी नहीं आता होगा। राजीव का मुंह बनता देख राधिका बोलती है, अरे साहब, एक बार हमारे ढाबे के कटहल के स्वाद चक्कर तो देखो, फिर अगर पसंद ना आए तो भले एक भी पैसा ना देना। ऐसा कहते हुए दोनों बहनें बड़ी सी थाली में कटहल के गर्मा गर्म रोटी के साथ कटहल के कोफ्ते, कटहल की सब्जी परोसती हैं। जैसे ही राजीव खाने को खाता है तो उसका बुझा हुआ चेहरा झूम उठता है और राधिका कहती है, कहिए साहब, कैसी लगी हमारी कटहल ढाबे की स्पेशल थाली? बहुत ही बेहतरीन। और ये कटहल का मलाईदार कोफ्ता तो मुंह में मक्खन के जैसे घुल मिल गया। और सब्जी के स्वाद का तो कोई जवाब नहीं। सचमुच तुम्हारा कटहल ढाबे का खाना तो बड़ा ही चटपटा है। राजीव दोनों बहनों के कटहल ढाबे का खाना खाकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है, जिसके साथ उनके ढाबे पर आने वालों लोगों की तादाद बढ़ती जाती है, जिससे हर दिन उनके कटहल ढाबे पर कई किलो कटहल की खपत हुआ करती। कटहल के ढाबे का स्वाद पूरे गांव में फैल जाता है, जिसके बाद गांव गढ़ के लोग भी उनके ढाबे पर चले आते हैं। अरे लता मौसी, नूतन नानी, आप दोनों हमारे कटहल ढाबे पर कैसे? अरे रूबी, तुम्हारे ढाबे के कटहल का स्वाद परवान चढ़ गया, इसलिए आज मैं बुढ़िया भी अपनी बेटी के साथ कटहल की थाली का लुत्फ उठाने आई हूँ। जल्दी से खिला दे अपने हाथों के बने कटहल, वरना फिर न कहना कि नूतन नानी बिना तेरा कटहल खाए चली गई। रूबी और राधा जल्दी से कटहल बिरयानी से भरी थाली नूतन को परोसते हुए कहती हैं, ये लो नानी, गर्मा गर्म कटहल बिरयानी, खाकर बताओ कैसा बना है। अरे वाह वाह वाह, इसकी तो खुशबू ही इतनी जबरदस्त है, अब बस चखना बाकी है। नूतन जल्दी जल्दी हाथ चलाकर कटहल बिरयानी खाने लगती है। कुछ ही देर में वह कटहल बिरयानी की भरी थाली सफा चट करके एक लंबी सी डकार लेते हुए कहती है, अरे वाह, तभी तो मैं सोचूं कि तुम्हारा कटहल का ढाबा इतना कहर कैसे ढा रहा है। अरे तुम्हारे हाथों की कटहल बिरयानी खाकर तो मेरा मन हरा भरा हो गया। अरे बिरयानी में मिले कटहल तो एकदम मिठ का स्वाद दे रहे थे। अरे अम्मा, जरा इधर तो नजर डालो, ये कटहल के करारे पकौड़े भी कम स्वादिष्ट नहीं है, खाकर देखो, इसके आगे तो चिकन के पकौड़े भी फीके पड़ जाएंगे। अभी कुछ ही महीनों में कटहल ढाबे में इनके हाथों में कटहल के हर वैरायटी बनाने का इल्म कूट कूट कर भर दिया है, तभी तो इनका हाथ इस कदर निखर गया है कि कोफ्ते, पकौड़े, बिरयानी किसमें कितना मिर्च मसाला बुरकना है, एकदम नपे तुले हाथों से डालती हैं। शुक्रिया लता मौसी, मगर हमारे कटहल ढाबे की असली नींव आंगन में लगा कटहल का पेड़ है, जिसके छांव में लोग बैठकर खाते हैं और इस पर उगने वाले फल से हम कटहल ढाबा चलाती हैं। किसने सोचा था कि आंगन में खड़ा कटहल का पेड़ उन दोनों अनाथ बहनों को कटहल के ढाबे की सोच से भर देगा, साथ ही उन्हें इस कदर सफल भी करेगा।